Hello students, welcome to our channel MRS Tutorial. MRS Tutorial has announced its full syllabus crash course of chemistry free of cost for NEET and JEE Sprints of 2020 on our YouTube channel by Dr. Mukesh Sachdeva sir. लेक्चर 12 लेक्चर का है और प्रायोरिटी टेबल 12 लेक्चर का था, तो 12 लेक्चर की बातों को एक लेक्चर 1.5 घंटे का, इतनी सारे सब बातों को 1 घंटे में समेटना है। तो इसमें दोनों का सही होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। जब पढ़ के आओगे तो ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा मैटर बाहर आ जाएगा फट से, और फिर टेस्ट का रिस्पांस भी अच्छा आएगा। तो इसके लिए पढ़ के आना। और एक चीज़ ये भी है, पढ़ते समय कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो उसको लिख करके बैठो क्लास के अंदर। और जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम भी पूछो हमसे। एक तरफ नहीं, 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। अपनी प्रॉब्लम भी सामने रखो, क्योंकि एक पूछता है तो 10 को फायदा होगा ना। वो प्रॉब्लम औरों की भी तो होगी। वॉल्यूम हम सेट कर लेंगे, उसको सेट कर देंगे हम। हाँ बोलो, बात समझ में आई? तो इसलिए पढ़ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अच्छे से तैयार करके आना, बैठना है। और ये देखो, सबको टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब सब प्रेशर में है कि हमको वो टॉपिक फट से पढ़ लेना है। और इसी प्रेशर में पढ़ाई भी होगी और जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। और मेरा प्लान है इसको 2 बार रिवाइज करना, पूरी केमिस्ट्री को 2 बार में, और 45 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन में 30 चैप्टर, बचे 15 दिन में 2-2 चैप्टर मिला के पूरी केमिस्ट्री 2 राउंड में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हाँ चलो, आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हाँ देखो, बॉन्डिंग होती क्यों है, 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता ही क्यों है? जवाब स्टेबिलिटी पाने के लिए। सुनते जाओ, जहाँ मेन पॉइंट है हम खुद ही क्वेश्चन कर देंगे। सुनते जाओ, 2 एटम मिलके बॉन्ड बनाते ही क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए। कौन सी स्टेबिलिटी? 3 तरह की स्टेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। इन तीनों में सबसे मेन काज क्या है? केमिकल बॉन्डिंग का मेन काज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? हाँ, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना। यदि हम ऑक्टेट बोलते हैं तो केवल नियॉन आर्गन होता है, जबकि हीलियम की स्टेबिलिटी भी तो आती है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की स्टेबिलिटी लेता है, लिथियम भी हीलियम की स्टेबिलिटी लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह होना चाहते हैं, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट। हम ऑक्टेट ही क्यों बोले, डुप्लेट भी तो आंसर है। तो 2 कारण है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के लिए, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट। और यदि किसी भी एटम का बॉन्डिंग के बाद डुप्लेट ऑक्टेट हो गया, समझो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी पा गया। अच्छा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पा गया, ये कैसे पता चलेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आ गई। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये ऑक्टेट तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी खत्म। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, हाँ उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। और सिमेट्री कैसे पहचानोगे? उसको किसी भी प्लेन से काटें तो इक्वल और सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी सिमेट्री। ठीक है, बैठ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी में डुप्लेट या ऑक्टेट, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में सिमेट्री आनी चाहिए। अच्छा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में क्या होगा? जब भी बॉन्ड बनता तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, याद रखना, जिस मॉलिक्यूल में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना एनर्जी निकलेगी, सिस्टम की एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बने, बॉन्ड की संख्या भी ज़्यादा बन रही है। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और सिस्टम की एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो, इसी बात को एनसीईआरटी ने क्या समझाया है? फॉर्मल चार्ज से। इसी बात को ये बताया कि फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी को बताएगा। जिस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज जितना मिनिमम होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। वही बात को एनसीईआरटी ने फॉर्मल चार्ज से समझाया है। और फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का? F = Z - S/2 - E। ये फॉर्मल चार्ज। जिस मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज जितना मिनिमम होगा
उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चार्ज मतलब ख्याल, जितना ख्याल कम उतना आदमी रिलैक्स, और जितना रिलैक्स जितना तनाव फ्री रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। बोलो बात सही है कि नहीं? अच्छा, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ये एफ है क्या फॉर्मल चार्ज, जेड क्या है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये एस क्या है हाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यू क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर रखा गया है, एक स्ट्रक्चर रखा गया ये SO3 का और एक स्ट्रक्चर रखा गया है SO3 का ये, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, विच स्ट्रक्चर इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी, ए या बी? बोलो गलत, बी। हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी बोला है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इसके पास है, इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सबके पास 8, 8, 8, 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी पूछता है तो आंसर ये हो जाएगा। और फिर कहता है कि इसमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, तब आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्ज 0 है। कैसे 0 है? निकाला जाए फॉर्मल चार्ज। पता वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12/2। और अनशेयर्ड कितना है? 0। कोई भी अनशेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कर गए। अनशेयर्ड क्या है? 0। सॉल्व करो एफ की वैल्यू, मतलब इसमें फॉर्मल चार्ज 0, मतलब इसके सल्फर के माथे में कोई ख्याल नहीं है। और जब ख्याल नहीं होते तो गहरी नींद में सो गया है, और जितना सोएगा उतनी ताकत बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसका देखो फॉर्मल चार्ज क्या है? हाँ पता, वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। कितने शेयरिंग में भाग ले गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अनशेयर्ड कितने हैं? कहाँ है अनशेयर्ड? सारे इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर गए, 0। निकालो 2, मतलब इसमें फॉर्मल चार्ज है। इसमें फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। और जितना फॉर्मल चार्ज मिनिमम मतलब 0, स्टेबिलिटी उतनी, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये एनसीईआरटी बोल रहा है, लेकिन हम तुमको अंतर की बात बताते हैं। बताओ इसमें बॉन्ड कितने बने? देखो 6 बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी। इसमें कितने बॉन्ड? देखो 6, इसमें कितने हैं? तो निश्चित से इसमें बॉन्ड जब ज़्यादा बन रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, सिस्टम की एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी। ये और आसान तरीका है। बोलो, मतलब तुमसे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, वैल्यू, तब तो तुम फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। और तुमसे ये पूछ रहा है विच मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, तो जिसमें बॉन्ड ज़्यादा, जितना बॉन्ड स्ट्रांग उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ये भी दूसरा तरीका है। हाँ, किसको? दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है एक ही चीज़। फॉर्मल चार्ज को निकालने में समय लगेगा, अब बॉन्ड गिनने में समय कम लगेगा। तो तुम्हारे पास समय तो कम है ना, तो आसान तरीका तो यही है, बॉन्ड गिन लो। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर देखो ये लिखा है, और सल्फ्यूरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर ये भी है। हाँ, पूछेगा विच स्ट्रक्चर इज इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल, इस पर टिक मारोगे। और विच स्ट्रक्चर इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, इस पर टिक मार दो, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा है। बोलो बात हो है कि नहीं? अच्छा, 3 तरह की स्टेबिलिटी का हमने नाम लिया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और थर्मो। इलेक्ट्रॉन में देखो कि डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, और स्ट्रक्चर में देखो कि सिमेट्री है कि नहीं, और थर्मो में देखोगे पोटेंशियल जी मिनिमम है कि नहीं, बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है कि नहीं। बात खत्म। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? थर्मो का। इलेक्ट्रॉनिक का महत्व नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि नेचर में ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल पाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, 8 से ज़्यादा है, फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, स्टेबिलिटी डुप्लेट में और ऑक्टेट में। डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8, मतलब इवन नंबर में स्टेबिलिटी है। डुप्लेट, ऑक्टेट, 2, 8, स्टेबिलिटी 2, 8 में है, इवन में है, ऑड में। जबकि नेचर में ऐसे भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जहां ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। मतलब इन सारे मॉलिक्यूल का नेचर में पाया जाना इस बात का इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्डिंग का मेन काज नहीं है, मेन काज है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। इसलिए हम थर्मो को ज़्यादा महत्व देंगे।
इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में। इसलिए तुमको रेजोनेंस जब पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले ये कहा जाता है, पहला पॉइंट है नॉन पोलर मोर स्टेबल देन डाईपोलर। मतलब नॉन पोलर कोई चार्ज नहीं, और चार्ज नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर दूसरा रूल बताया जाता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब ऑक्टेट को बाद में रखा गया, चार्ज को पहले रखा गया। ये साफ जाहिर है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज द मेन काज ऑफ बॉन्डिंग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, फिर कहोगे ऐसा कौन सा मालिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, मतलब मोर देन ऑक्टेट? ऐसे मालिक्यूल को बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? वो मालिक्यूल कौन है बताओ, जिसमें 8 से भी ज़्यादा और वो स्टेबल फॉर्म में मिलता है? बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं। SO3 देखो, यही था अभी, SO3, PCl5, SF6, IF7, IF5, बहुत सारे मालिक्यूल हैं। अच्छा ठीक है, मालिक्यूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे मालिक्यूल को हम खोजें कैसे? क्या इतना सारा रटेंगे बैठ के? नहीं, खोजने का भी कोई तरीका है। क्या तरीका? हाथ उठाओ। हाँ, थर्ड पीरियड और आगे, या तो फोर्थ का होना चाहिए एलिमेंट, या तो थर्ड, हाँ थर्ड या फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट होंगे वो सुपर ऑक्टेट शो करेंगे। तो तुमको पहले टेबल याद होना चाहिए, जो भी मालिक्यूल होगा खोजो उसमें थर्ड पीरियड का कौन है या फोर्थ पीरियड का कौन है, उस पर टिक मारोगे। क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है या फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट हैं वही सुपर ऑक्टेट शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? हाथ उठाओ। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी है। जिसके पास भी वैकेंट डी है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, और वो है थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ ये सब। लेकिन सेकंड पीरियड में ये समझ नहीं होगा। सेकंड पीरियड का मॉलिक्यूल कभी भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करे। इसको जल्दी से खोजने का ये तरीका है कि सुपर ऑक्टेट। अच्छा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से भी कम है फिर भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जाम्पल है BF3 है, BeCl2 है, हाँ AlCl3 है। बोलो दिख रहा है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से भी कम है फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, और जिसमें भी 8 से कम है एग्जिस्ट तो करते हैं, नेचर में तो पाए जाते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। मतलब एग्जिस्ट तो कर जा रहे हैं, लेकिन इनकी सोच है कि हमको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले, हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें। तो निश्चित जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा। दे आर लुईस एसिड। और तुम्हारे सामने 4 मालिक्यूल दे दिया, पूछा लुईस एसिड खोजो। लुईस एसिड क्या खोजोगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी, जो जितना एक्सेप्ट करेगा उसका लुईस एसिड उतना ही ज़्यादा होगा, और वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले ही होंगे। बोलो क्लियर? अच्छा, ऐसे भी मालिक्यूल मिलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड नंबर, इकलौता इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी एग्जिस्ट करता है। वो मालिक्यूल कौन है? NO2 है, NO है, ClO2 है, ClO3 है, BrO2 है, BrO3 है। तो इसको पहचानोगे कैसे? क्या रट रहे हो? क्या रट रहे हो? कितना रटोगे बताओ? कोई तरीका है खोजने का? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तरीका क्या? हाथ उठाओ, जल्दी बताओ तरीका क्या? तरीका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तुम उसका बनाओगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो पाओगे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, इकलौता रह जाएगा। इससे मतलब वो ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो रखा ClO2, तुमको इस पे चेक करना है कि ऑड है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। तो स्ट्रक्चर बनाते समय याद रखना कि जो एटम बड़े साइज का है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा उसको बीच में रखना, और जो छोटे साइज का है जिसकी वैलेंसी कम है उसको किनारे रखना। बताओ कौन बड़ा है? क्लोरीन की ऑक्सीजन? इसको बीच में रखो। ऑक्सीजन छोटा है उसको किनारे किनारे रखो। कोई दिक्कत रखने में नहीं। क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। याद रखना ऑक्टेट रूल सेकंड पीरियड ही फॉलो करता है, क्योंकि उसमें वैकेंट डी नहीं होता। वैकेंट डी ना होने की वजह से ऑक्टेट रूल सेकंड पीरियड ही फॉलो करता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑक्टेट रूल फॉलो करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वैकेंट डी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज़्यादा रख सकता है। लेकिन सेकंड पीरियड में वैकेंट डी ना होने की वजह से, 8 से ऊपर ना रख पाने की वजह से वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो हम ऑक्टेट पर ध्यान ऑक्सीजन पर देंगे, क्लोरीन के लिए नहीं देंगे। हाँ बताओ इसके बाद है कितना? तो नियॉन की स्टेबिलिटी पाने के लिए कितना चाहिए? तो 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग करेगा।
इसके पास वही हाल होगा, 2 2 4 2 6, इसको भी 2 चाहिए तो 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग करेगा। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और इसके ऑक्टेट से हमको मतलब नहीं क्योंकि इसमें वैकेंट डी है, और वैकेंट डी वाला ऑक्टेट रूल फॉलो छोड़ दो। अब जो बचे इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाओ, जोड़े 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा, ये देखो बताओ लास्ट में एक बच गया। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बोलो, ऐसे खोजा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन, खोजने का ये तरीका है। उसके लिए बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और याद रखना जिसमें ऑड होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसका नेचर पैरामैग्नेटिक भी होगा, और जो पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसका वेट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो रेट बढ़ता है, ये इसकी पहचान है, और ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ऑड वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, सुपर वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेस देन ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी एग्जिस्ट नेचर में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्डिंग का कोई मेन काज नहीं है, मेन काज है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, जो कि जिसकी वजह से बॉन्डिंग होती है। बोलो बात समझ में आ गया? अच्छा, अभी हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज निकाला था एटम के ऊपर, और मान लो कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहा है तो रेजोनेंस में भी फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। जैसे तुमको दे दिया ClO4-, अब पूछ रहा है फॉर्मल चार्ज ईच ऑक्सीजन बताइए, प्रत्येक ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है ClO4- का। ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में डबल बॉन्ड से अटैच एटम पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पाई के साथ मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इस चार्ज का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। फिर कहोगे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर बना कैसे, पहले ये आपने कैसे बना लिया, ये रट के आए क्या, कैसे बनाया आपने? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। हाँ बताओ, इसमें क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसको बीच में रख दो, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, किनारे किनारे रख दो, रख दिया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज किसको पकड़ाएं? ऑक्सीजन की बात नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को। हमेशा नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही देना, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना, ये नियम होता है। इस नियम है ये बात इसके लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, मॉलिक्यूल में चार्ज है तो चार्ज किसको दें? नेगेटिव चार्ज है तो हाई इलेक्ट्रो दो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज है तो लेस। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन को दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, क्लोरीन के पास कितना होता है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितना है, कितना चाहिए? तो 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग करेगा, इसको भी 2 चाहिए 2 की शेयरिंग करेगा, इसको भी 2 चाहिए 2 की शेयरिंग करेगा, लेकिन इसके पास 1 चाहिए, क्योंकि 6 था, 1 मिल गया 7, 1 चाहिए, 1 की शेयरिंग का स्ट्रक्चर बन तो क्या? कैसे स्ट्रक्चर बनाया, समझ में आया? देखो, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, तुमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। तुम इसमें सिग्मा गिन सकते हो, कितने पाई है, कितने लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब पता चल जाएगा तुमको, पूरी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। इसलिए स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, और उसका कंसेप्ट क्या है? यही है कि जो साइज बड़ा हो उसको बीच में रखो, जिसका साइज छोटा हो किनारे रखो, और चार्ज है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते समय ध्यान रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज दे देना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने रखा ClO3+, ClO3+, अब ये चार्ज किसको दोगे तुम? इसको दो। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब देखो, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, अब ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो चार्ज का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, ये उधर जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा OClO- डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ फिर मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, अच्छा ये नेगेटिव पाई के साथ कंजुगेशन में फिर मूवमेंट होगा, ऐसे ही चार्ज घूमता जाएगा। बताओ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो एक ही चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैल गया। बताओ, एक नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन को मिला? तो एक ऑक्सीजन को कितना मिला? -1/4। दिस इज अ फॉर्मल चार्ज ईच ऑक्सीजन।
क्योंकि एक ही चार्ज कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक चार्ज 4 एटम में फैल गया, 4 ऑक्सीजन पर, तो एक ऑक्सीजन कितना चार्ज मिला, -1/4। दिस इज द फॉर्मल चार्ज। रेजोनेंस से फॉर्मल चार्ज निकालने का ये तरीका है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, जिसमें तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो। किस में निकालना है, मान लो ClO का बॉन्ड निकालना है, ClO, तो ClO के बीच कितने बॉन्ड हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, कितने बॉन्ड है गिनो, 7 बॉन्ड आएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, टोटल बॉन्ड हो गए 7। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन ऑक्सीजन। बोलो, पॉलीएटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो रेजोनेंस से निकालो, और जब डाईएटॉमिक में निकालना तो MOT से निकालो। ये पॉलीएटॉमिक है, लगेगा रेजोनेंस कंसेप्ट, डाईएटॉमिक होता तो MOT लगा देते। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ, I3 माइनस का देखो, I3 माइनस, 3 आयोडीन है, 1, 2, 3। अब नेगेटिव या किसी एक को दे दो, है ना, इसको दिया तुमने। हाँ, पता वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पास भी 7 होगा, इसके पास 8 होगा, क्योंकि नेगेटिव एक एक्स्ट्रा हो गया, 8 हो गया, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और जिसका ऑक्टेट पूरा होगा वो शांत होकर बैठ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के लिए छटपटाएगा नहीं, लेकिन छटपटा ये दोनों रहे हैं। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, और इनकी शेयरिंग से दोनों का ऑक्टेट, अच्छा इसका भी पूरा, इसका भी 8 हो गया, इसका तो 8 पहले से पूरा था। बोलो, अच्छा सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, पेड़ तो सबका भर गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रीच होता है लोन पेयर से। बोलो, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रीच होता है, लोन सबसे ज़्यादा रीच होता है नेगेटिव चार्ज, फिर होता है लोन पेयर, फिर होता है पाई, फिर होता है वैकेंट P, वैकेंट D, पॉजिटिव चार्ज, ये सब। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हाई डेंसिटी से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रीच है लोन पेयर से, तो होगा क्या, ये अपना लोन पेयर की वैकेंट D में डाल देगा, मतलब चार्ज का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। बोलो, क्लियर? वो भी करेंगे, पहले ये समझ में, हंस को तो हजम करो। वो समझ में आया कैसे बनाया, देखा सबने, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर आएगा। अब तुम चाहो तो इसका सिग्मा बॉन्ड भी निकाल सकते हो, पूछेगा इसमें कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम में या पूरे मालिक्यूल में। मान लो कहता है कितने सिग्मा है, तो बताओ 2 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। अच्छा, लोन पेयर पूछ रहा है, सेंट्रल एटम में कितना लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के पास कितना, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा। अच्छा, पूरे मालिक्यूल का कहेगा, सबका गिन लोगे, इसमें से 1 लोन पेयर दे दिया, बचे कितने, 6 बचे, और तो 6 के जो 3 लोन पेयर आएंगे, 3 लोन पेयर इधर है, 3 लोन पेयर इसके पास भी है, और इसके पास भी 3 लोन पेयर, तो 3, 3, 6, 3, 9। पूरे मालिक्यूल में कहेगा तो 9 लोन पेयर, और यदि सेंट्रल एटम की बात करेगा तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा। अच्छा, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हो, हाइब्रिडेशन में क्या गिनते हो, सिग्मा, पाई, लोन पेयर, क्या गिनते हो, सिग्मा और पाई नहीं गिनना, पाई नहीं गिना जाता, सिग्मा और लोन पेयर। तो बताओ, हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकलता है। तो इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ये है, केंद्रीय एटम ये है। हाँ, इसमें कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3, 2 सिग्मा 3, टोटल नंबर कितना हुआ, 5। और जब टोटल नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम यदि मान लो 2 आए, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 आए, 4 आए, 5 आए, sp3, 6 आए और 7 आए, हाँ sp3d3, तो हाइब्रिडेशन भी आ गया। अब बताओ इसमें कितने एटम, सेंट्रल एटम के पास 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर मिला के क्या हुआ 5, और 5 में हाइब्रिडेशन क्या, sp3d, तो इसमें हाइब्रिडेशन आ गया, sp3d आ गया। जब तुम स्ट्रक्चर बना ही ली हो तो पूरा काम खत्म करो, फिर दोबारा क्यों बनाएंगे हम। DsP3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। इस समय हम कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे प्लान में अलग है, यहाँ नहीं होगा। DsP3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, जहाँ मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग होती है।
ये कॉम्प्लेक्स का केस नहीं है ना, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। DsP3 यहाँ नहीं आएगा, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। हाँ बोलो, इस हम कोऑर्डिनेशन को हम किनारे रख के चल रहे हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग मतलब कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन को हम अलग रख के चल रहे हैं। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा मान लो कोई sp आ रहा है हाइब्रिडेशन और उसकी लोन पेयर नहीं है, इसमें क्या लोन पेयर केवल सिग्मा है, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो मान लो रेगुलर ज्योमेट्री है, तो रेगुलर ज्योमेट्री है तो sp केस पे रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? हाँ लीनियर। sp2 है तो ट्राइगोनल, sp3 है तो sp3d है तो ट्राइगोनल, और sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलो क्लियर? और यदि sp है लीनियर है तो बताओ एंगल कितना होगा? 180। और यदि sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120। और इसमें क्या होगा? 100। सारे एंगल सेम होंगे, सब 109 ही होंगे, या उसके अलावा भी कोई एंगल होगा? इसमें 120 के अलावा भी होगा। अच्छा इसमें दो एंगल होगा, एक 120 भी होगा और एक्सियल के बीच जो एंगल होगा 180, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच 90 का एंगल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल, ये एंगल कितना होगा? 120। और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच 90, और एक्सियल के बीच का एंगल 180 होगा। 180 होगा। समझो मान लो कि 3 बॉन्ड यहाँ पर, देखो मान लो 3 बॉन्ड यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ है। मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ भी सकता है हाइपोथेटिकल कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और उसमें 2 लोन पेयर जो है एक्सियल पर है। एक्सियल समझ रहे हो ना, जिसको क्या बोलते हो? एक्सियल। इसको क्या बोलते हो? इक्वेटोरियल। तो 2 लोन पेयर कहाँ है? एक्सियल पर। तो बताइए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कितने पॉइंट होंगे? हाउ मैनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन? 2, 4, 6, 8, 10। बोलो। हाँ 6 होंगे। कैसे? देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 91 ही हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये हो गया, 3 ऊपर और 3, हाँ 6 हो गया। अच्छा बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने पॉइंट होंगे? बॉन्ड पेयर, हाँ 1 ये हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गया, बॉन्ड पेयर ये 3 हो गया। बोलो 3 इक्वेटोरियल हो गया। अच्छा एक्सियल पर भी तो है, हाँ एक एक्सियल और इक्वेटोरियल ये भी तो है। नहीं अच्छा ऊपर से लोन पेयर है, ऊपर से लोन पेयर, बॉन्ड की बात चल रही, तो बॉन्ड पेयर 1 ये हो गया, 1, 2, 3। बोलो समझ में आया? यदि यहाँ अच्छा मान लो यहाँ भी बॉन्ड रहता तो बढ़ जाता, यदि एक्सियल पे बॉन्ड होता तो संख्या बढ़ जाती। मतलब जैसा केस वैसा आंसर। ये मत सोचना कि जो तुम्हारे बुक में वही आंसर आएगा। कोई नया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले लेगा, उसमें लोन पर कहीं भी रख देगा और पूछेगा कितने लोन पेयर रिपल्सन, हाउ मेनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जैसा वो कह रहा लोन पेयर को रखो और गिन के बता दो। नहीं समझ में आया? कर सकते हो ना? अच्छा ये बात किसकी चल रही थी? I3। अब तुम प्लस बोल रहे हो, I3 प्लस। हाँ I3 प्लस, वहाँ यहाँ भी वही कंसेप्ट है। 3 आयोडीन है, 1, 2, 3। हाँ प्लस किसको दें? किसी को दे दो, प्रोसीज आप किसी को दे दो। तुमने मान लो इसको दे दिया। बोलो क्लियर? अब देखो सामने इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके वैलेंस शेल में 7, इसके वैलेंस शेल में 6। एक लॉस हो गया। हाँ इसके वैलेंस शेल में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा हम 20 वाले को हम दिखा रहे हैं, बाकी वाले में ऐसे 7 लिख दिए डायरेक्ट। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इसी से ना हाइब्रिडेशन आएगा, इसी से ना ज्योमेट्री मिलेगी, तो 20 को दिखाएंगे, बाकी को दिखाने का मतलब ही नहीं। अच्छा इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। इसको कितना चाहिए? 6। इसको कितना चाहिए? इसको अच्छा यदि इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो यदि दोनों एक की शेयरिंग कर लेंगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बोलो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा दोनों का कंप्लीट है लेकिन इसका कंप्लीट
इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। अब ये अपना लोन पे उठा के इसको दे देगा। इससे याद करो, पहले थोड़ी देर पहले आयोडीन ले रहा था, थोड़ी देर पहले यही आयोडीन ले रहा था। अब ये क्योंकि इसलिए ले रहा था कि सामने वाला रिच था, अब ये सामने वाला पुअर है, तो अब ये इसको देगा। अब इसने अपना लोन पे उठा के इसको दिया। अब हमको निकालना है हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन निकलता है सेंट्रल एटम से कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर, पाई नहीं, सिग्मा और लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये भी सिग्मा। अच्छा बचे लोन पेयर कितना हुआ, एक लोन पेयर और दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर प्लस दो सिग्मा, टोटल नंबर 4। तो 4 केस में हाइब्रिडेशन हो गया sp3, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। और ज्योमेट्री पूछेगा तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। अच्छा शेप पूछेगा, शेप। अच्छा ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क है, हाइब्रिडेशन से जो आता है वो ज्योमेट्री होती है, और लोन पेयर रखने के बाद उसको हटाने के बाद जो दिखता है वो शेप होता है। ये समझ में आया? लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, है ना, ज्योमेट्री का भी ऑप्शन दिया था, शेप का भी दिया था, पूछा था ज्योमेट्री, तो तुम ज्योमेट्री पर टिक मारोगे ना। तो ज्योमेट्री का मतलब जो हाइब्रिडेशन से शेप आता है, जो आता है स्ट्रक्चर, वो ज्योमेट्री होती है। और उसमें जब तुम लोन पेयर पुट करते हो, रखते हो, लोन पेयर कहाँ पुट करते हो, वहाँ जहाँ लोन पेयर के बीच रिपल्सन कम हो। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच होता है, हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलता है सबसे ज़्यादा रिपल्सन है लोन पेयर, फिर लोन पेयर, और सबसे कम होता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तो जिसमें तनाव ज़्यादा उसको पहले मिनिमाइज करेंगे, और हम उस लोन पेयर को अपनी स्ट्रक्चर में ऐसी जगह रखते हैं जहाँ दूरी ज़्यादा, ताकि रिपल्सन कम, तनाव कम, पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मेरा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो, लोन पेयर के बीच की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास देखो, इस केस में 2 सिग्मा और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, टोटल क्या आ रहा है 4, और उस केस में मेरी ज्योमेट्री क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमको 2 लोन पेयर रखना है, तो कहाँ रखें, कहाँ रखें, जब आप वहाँ रखो जहाँ दूरी। अब हम देख क्या रहे हैं, ये एंगल 109, ये 109, ये 109, 109, सारे एंगल बराबर हैं। जब एंगल बराबर तो दूरी भी बराबर, और जब बराबर दूरी है तो 2 लोन पेयर को कहीं भी रखो, वो तो मजबूरी है, तुम्हारा घर ही ऐसा है, जैसा घर होगा उसी हिसाब से रखोगे ना। तो तुमको इस स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर कहीं भी रखो। मान लो तुमने एक लोन पेयर यहाँ रखा और एक लोन पेयर यहाँ रखा, अब बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड को यहाँ दिखा दिया, जैसे आयोडीन यहाँ हो गया, एक आयोडीन यहाँ हो गया, एक I+ यहाँ हो गया। बोलो, अच्छा आप लोन पेयर को छुपा दो, क्योंकि लोन पेयर जो होता है ना, शेप डिसाइड करता है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको छुपा दो, हटा दो, हटाने के बाद क्या दिखता है बताओ, हाँ, एंगुलर या बेंट बोलो चाहे वी बोलो, ये इसका शेप हो गया। तो इसका शेप हो गया एंगुलर शेप या वी शेप। तो I3+ में देखो, ये लुईस लॉ स्ट्रक्चर हो गया। बताओ ये पैरा था कि डाया था, ये पैरा है कि डाया है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है नहीं, तो ये तो डाया हुआ। बोलो, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री पूछेगा टेट्राहेड्रल, और शेप पूछेगा तो एंगुलर या वी शेप। तो ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क समझ में आया? हाइब्रिडेशन से जो भी स्ट्रक्चर आता है वो ज्योमेट्री कहलाती है, और उस ज्योमेट्री में तुम लोन पेयर जब रखते हो तो उसको छिपाने के बाद जो ढांचा तुमको दिखता है वो शेप होता है। तो शेप और ज्योमेट्री में ये फ़र्क है। हाँ, ये तुम कह सकते हो जिसमें लोन पेयर नहीं रहेगा, केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा, वहाँ ज्योमेट्री और शेप में कोई फ़र्क वहाँ नहीं होगा। बोलो, एक मिनट रुको, ऊपर नीचे, अरे ये ऊपर नीचे तुम 2 डायमेंशनल है, जबकि वास्तव में क्या है 3 डायमेंशनल। तो तुम 3D सॉल्व कर रहे हो ना, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी है। ये एंगल भी 109 है। बताओ कितने मीथेन में कार्बन sp3 होता है ना,
तो बताओ कि 109 एंगल कितने होंगे? हाउ मैनी 109 एंगल होंगे? लोग इसमें भी गलती करते हैं। कितने होंगे? ये बताओ बेटे, ये है जो तुम ये जो बोल रहे हो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये और ये है। अब इसको ऐसे रखने पे ये नीचे दिख रहा है और ये ऊपर दिख रहा है, ये बोलो। तो जो एंगल यहाँ से यहाँ तक 109, वही 109 यहाँ भी है, वही 109 यहाँ भी, वही यहाँ भी, सारे एंगल, सब एंगल सेम है। और इसको पहचानो, तुम कैसे भी उलट के देखो एक जैसा दिखाई देगा तुमको। दिख रहा है? कैसे भी उलट के देखो तुमको एक जैसा दिखाई देगा। ये टेट्राहेड्रल की पहचान है, एंगल 109। अब बताओ, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, वही दूरी यहाँ से। तो अब दो नंबर तुम कहीं भी रखो, मान लो यहाँ रखते हो और यहाँ रखो, गैप करो, क्या दिखता है? ये है तरीका शेप निकालने का। अच्छा, अभी हमने पूछा कि इसमें 109 के कितने एंगल होंगे टोटल। हाँ देखो, एक ही हो गया, एक 109, 2 3 4 5 6। नहीं बोलो, समझ में आया? वैसे देखने में 4 बॉन्ड है तो 4 लोग समझते हैं, लेकिन है 6। एक बार फिर से गिन के दिखा दे। 1 109, 1 2 3 4 5 6। 109 के टेट्राहेड्रल एंगल संख्या होगी टोटल 6। बोलो क्लियर? हाँ, सामने देखो। दोनों मिलके कैसे देंगे? इसको एक ही लोन पर चाहिए ना, तो जब एक लोन पर चाहिए तो कोई एक देगा, दोनों कैसे देंगे? या तो ये दे या तो ये दे, ये दे या ये दे, देगा तो कोई एक। आइसो स्ट्रक्चर मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा। जैसे दो मालिक्यूल हैं, जैसे I3 माइनस का लीनियर है तो CO2 का भी शेप क्या होगा? लीनियर हो गया। तो CO2 और I3 माइनस आर आइसो स्ट्रक्चरल। और ज्योमेट्रिकल बोलता है आइसो ज्योमेट्रिकल, तो मतलब हाइब्रिडेशन सेम। जब कहता है विच आर आइसो ज्योमेट्रिकल, तो उस केस में क्या करो? हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। अच्छा, आइसो स्ट्रक्चर बोलता है तो शेप सेम होना चाहिए। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलता है तो इलेक्ट्रॉन सेम। ये भी क्वेश्चन आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो ज्योमेट्रिकल, आइसो स्ट्रक्चरल। इलेक्ट्रॉन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम और स्ट्रक्चर सेम, शेप सेम। ये भी आता है क्वेश्चन है। अच्छा, सिग्मा पाई के बारे में जरा बता दो, सिग्मा पाई पे क्या अंतर है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है? सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। बताओ किसकी ताकत ज़्यादा है? हाँ, सिग्मा की ताकत ज़्यादा, पाई की ताकत क्यों? हाँ, सिग्मा की ओवरलैपिंग ज़्यादा है, पाई की ओवरलैपिंग कम है। अच्छा, किसमें फ्री रोटेशन होगा? हाँ, पाई में फ्री रोटेशन, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओवरलैपिंग दो जगह पे होती है, एक एक्सिस के ऊपर और दूसरा ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ क्या बना है? सिग्मा। इधर क्या बन गया? सिग्मा। ये है सिग्मा। और चूंकि ये ओवरलैपिंग पाई में एक्सिस के ऊपर भी होती है, एक्सिस के नीचे, क्योंकि दो जगह से ओवरलैप कर जाता है, जिस वजह से पाई बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है? हिंडर होता है। और इस हिंडर रोटेशन की वजह से पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। और जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें कन्फॉर्मेशन आइसोमर होता है। सिग्मा बॉन्डेड कन्फॉर्मर शो करेगा और पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल कॉन्फिगरेशनल शो करेगा। कॉन्फिगरेशनल, दो तरह के आइसोमर होते हैं, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन है तो कन्फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड में हिंडर रोटेशन है, कॉन्फिगरेशन, जो कि फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, और बताओ। हाँ, सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन समझते हो? नोडल प्लेन न्यूक्लियस के अलॉन्ग वह प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। जैसे क्लास में बच्चों के बैठने की जगह निर्धारित है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बैठने की जगह भी निर्धारित है। इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पोजीशन पर ही बैठेगा, हर जगह नहीं बैठेगा। और तो ये क्या? नोडल रीजन, नोडल स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकता, ये नोडल रीजन है। उसी तरह से सिग्मा का नोडल प्लेन कहाँ होगा?
ये है मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर पर सिग्मा का कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा का नोडल प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा का नोडल प्लेन होगा। बोलो। अच्छा, पाई का नोडल प्लेन कहाँ होगा? पाई बॉन्ड जो है यहाँ बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर इस एक्सिस के अलोंग कोई पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन पर होगा। समझ में आया? तो सिग्मा का नोडल प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर और पाई का नोडल प्लेन अलोंग द मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आया? अच्छा, और डिफरेंस क्या है सिग्मा और पाई में? हाँ, सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच बन सकता है? एस एस के बीच बन सकता है, एस और पी के बीच भी बन सकता है, पी और पी के बीच बन सकता है। बोलो। एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्सिस के लॉन्ग है। अच्छा, एस पाई बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। और एस और पी पाई बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि दो लोब चाहिए ना, दो साइड से ओवरलैपिंग कर रही है ना, तो एस पे तो एक ही लोब होता है। हाँ, पी पी बना सकता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई। अच्छा, पी और डी बना सकता है? बना सकता है, इसमें भी दो लोब है। जिसमें दो लोब होंगे वो दो साइड से ओवरलैप करेंगे, वही पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक लोब वाला कभी पाई नहीं बना सकता। तो पाई बन सकता है पी पी और पी और डी। तो दो तरह का पाई हो गया, पी पाई और दूसरा हो गया पी पाई डी पाई। दो तरह के पाई बन सकते हैं, पी पाई और पी पाई डी पाई। हाँ, इसमें कौन सा पाई बॉन्ड ट्रू है? ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये तो पार्शियल है, ये बनता बिगड़ता रहता है, बनता है बिगड़ता, ये ट्रू नहीं होता। इस पाई बॉन्ड को दिखाया जाता है, इसको दिखाया नहीं जाता। करेक्टर होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ये पाई करेक्टर है, इसको दिखाया नहीं जाएगा, जबकि इसको दिखाया जाए। दिस इज अ ट्रू पाई बॉन्ड, दिस इज अ पार्शियल पाई बॉन्ड। अच्छा, ठीक है, पी पाई ट्रू पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी कब है? कब ये पाई बॉन्ड बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हमने। पी पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कब ज़्यादा होती है? जब दोनों एटम छोटे हो और एनर्जी का डिफरेंस कम हो, वहीं पाई बॉन्ड बनेगा। यह है पी पाई बनने की पॉसिबिलिटी, दोनों एटम छोटे हो और साइज का डिफरेंस कम हो। अच्छा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में बनेगा पाई बॉन्ड? सिलिकॉन ऑक्साइड में ये पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ, ये सेकंड पीरियड का दोनों सेकंड पीरियड के हैं, दोनों के पास पी है, तो यहाँ पी पाई बनेगा, लेकिन यहाँ पी पाई नहीं बन सकता, तो सिलिकॉन के पास डी है, ये थर्ड पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बच्चे गहरी दोस्ती नहीं कर सकते। ये भी सेकंड क्लास का, ये भी सेकंड क्लास का, छोटे हैं, दिल साफ है, पक्की दोस्ती करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। जबकि यहाँ पाई बॉन्ड, और इसका रिजल्ट देखो, ये गैस है और ये सॉलिड हो जाता है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कारण यहाँ पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, तो बॉन्ड की ताकत बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगा नहीं, एग्जिस्ट करेगा नहीं। अच्छा, CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, जबकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो भी 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्लोज पैक हो जाने से ये सॉलिड हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बना नहीं सकता। और ये पाई बॉन्ड बनाने से मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा और गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। तो CO2 गैस, SiO2 सॉलिड। अच्छा, ऑक्सीजन गैस है और सल्फर सॉलिड है। क्यों? हाँ, ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है, सल्फर में पाई बॉन्ड नहीं होता। सल्फर का स्ट्रक्चर पकड़ रिंग लाइक होता है, क्राउन शेप होता है ऐसे। बोलो, यहाँ सिग्मा है, सिंगल है, और यहाँ डबल है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, जिस वजह से ये गैस है और ये सॉलिड है। अच्छा, और देखो, नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस सॉलिड है। क्यों? सेम वही बात है, सेम वही बात है। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, इसलिए गैस है और ये सॉलिड है।
अच्छा, एसीटोन मोनोमर होता है, एसीटोन इज द मोनोमर, और सिलिकॉन पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर बनाता है, ये पॉलीमर बना देता है, पता है कि नहीं? ये मोनोमर है और ये पॉलीमर है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। बताओ, इस बार कम से कम 12-15 क्वेश्चन बनते इसी लाइन पर, पाई बॉन्ड की वजह से। जैसे अभी हमने 5-6 दिखाया ना, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पाई बॉन्ड की वजह। और भी देखो, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O5 बनाता है, NO2 भी बनाता है। क्या फास्फोरस इतना सारा बना सकता है? नहीं बना सकता। फास्फोरस 2 ही बनाता है, P2O3, P2O5। इतने सारे नहीं बना सकता। तो क्यों नहीं बना सकता? जवाब, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, जबकि फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच इस तरह का पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। हाँ बोलो, ये बॉन्ड पहचानने आ गया? ये बॉन्ड तभी बनेगा, या शॉर्ट में समझ लो, जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे तभी बनेगा। बात खत्म करो। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और सब में पी है तो वहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, और जहाँ थर्ड में चले जाओ नहीं बनेगा। थर्ड, भले थर्ड में सेम साइज क्यों ना हो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइज जैसे बड़ा होता जाता है ना, ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाता है, और जब डिफ्यूज हो जाते हैं तो साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर पाते, पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। इसलिए कुल मिला के बस दिमाग में बिठा लो कि पाई बॉन्ड सेकंड पीरियड का एलिमेंट ही बनाएगा। कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक हो गया? फ्लोरीन, फ्लोरीन कैसे बनाएगा? फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही की कमी है, तो एक से उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर क्यों पाई बॉन्ड बनाएगा? बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो सामने, देखो सामने, BF3, BF3, ध्यान से देखो। बताइए, सेकंड पीरियड का है? आवाज नहीं आई। बोरान सेकंड पीरियड का है। हाँ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? बोरान के पास 2, 2, 4, 2, 6। बताओ, इसमें 2 की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए परेशान है, 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जबकि फ्लोरीन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। 7 में से 1 शेयर कर लिया, बचा कितना? जोड़े बनाओ, 3 जोड़े, 3 लोन पेयर है, मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, रिच है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। फ्लोरीन का लोन पेयर P का बोरान के गया P में और बन गया पाई बॉन्ड, P पाई बैक बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, बोरान को केवल 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, 6 तो ऑलरेडी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2 चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी, कोई भी देगा एट ए टाइम, कोई भी। रेजोनेंस हो गया, ये दिया तो यहाँ डबल, ये सिंगल, ये दिया तो ये डबल, ये सिंगल, ये दे दिया, ये डबल, ये सिंगल। मतलब आखिर पाई बॉन्ड बना कि नहीं? मानो तुम्हारे सामने आ जाए 4 मॉलिक्यूल विच हैविंग इफेक्टिव P पाई मल्टीपल बॉन्ड। ऑप्शन क्या दिया है? BF3, BCl3, BBr3, BI3। किसमें पाई बॉन्ड इफेक्टिव होगा? जवाब ये होगा, क्योंकि बोरान भी सेकंड का, फ्लोरीन भी सेकंड का, दोनों सेकंड के, और जब दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो इनके बीच पाई बॉन्ड इफेक्टिव होगा। इसलिए दिमाग में बिठा लो, जब भी P पाई की बात आए तुम ऑप्शन देखो, सेकंड पीरियड है कि नहीं? कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा। अब उसमें आंसर तुमको मिलेगा P पाई। अच्छा, P पाई D पाई की बात करो, ये कैसे बनेगा? ये कब बनेगा? एक एटम सेकंड पीरियड का हो और ठीक बगल वाला थर्ड पीरियड का। पता, थर्ड में D होगा ना, सेकंड में तो 2 ही सबसे होती है, S और P। थर्ड में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। तो सेकंड और थर्ड के बीच हमको P पाई D पाई मिल सकता है, लेकिन कब? जब एक के पास लोन पेयर हो और सामने D खाली पड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, बन जाएगा P पाई D पाई। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास केस है PF3 का, बताओ, फास्फोरस और 3 फ्लोरीन यहाँ है। फास्फोरस के वैलेंस 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो, 1, 2, 3 और 1 लोन पेयर, बोलो क्लियर? अच्छा, फ्लोरीन के पास कितना है? 7 में से शेयर किया, बचा 6, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, दिख रहा है ना?
ध्यान से देखो, ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, जबकि इसके पास वैकेंट डी है। याद है, जो वैकेंट डी है वो भूखा ही रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन जिसका पेट भरा वो कभी लेगा नहीं, वो देगा ही देगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। फ्लोरीन का लोन पेयर चल गया फास्फोरस के डी के अंदर। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। ये दिमाग में याद करो, ये केमिस्ट्री में कंसेप्ट हर जगह लागू होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक हर जगह ही कंसेप्ट लागू होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हुई ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई से लो डेंसिटी के। फ्लोरीन का लोन पेयर पी का गया फास्फोरस के डी में, तो इस डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो इस पाई बॉन्ड का नाम हो गया पी पाई डी पाई, मल्टीपल बॉन्ड। बोलो समझ में आया? तो पी पाई डी पाई खोजने आया क्या? अच्छा बताओ, फास्फोरस ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है, पी डी पाई मिलेगा? अरे ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच कोई कंपाउंड दिख रहा है तो होगा, बिल्कुल होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता ही है, इसके पास वैकेंट डी है, सिलिकॉन के पास सिलिकॉन पी पाई डी पाई बन जाएगा। जहां सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, बोलो ऑक्सीजन सिलिकॉन, बोलो समझ में आ रहा है? तो बताओ, ऑक्सीजन सेकंड का, सिलिकॉन थर्ड का। जहां सेकंड और थर्ड की बॉन्डिंग है और एक के पास लोन पेयर और एक के पास वैकेंट डी, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा पी पाई डी पाई। फिर कहोगे बनने से प्रॉपर्टी भी क्या असर आएगा? मालिक्यूल की प्रॉपर्टी पर भी असर आ जाएगा। क्या असर आएगा? जैसे देखो सामने ये है ट्राइसिलेनामाइन, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखो ये ट्राइसिलेनामाइन है। हाँ बताओ, सिलिकॉन किस पीरियड का है? थर्ड का है। यही हम कार्बन भी लगा दें तो ट्राई मिथाइल अमाइन बनता है, ट्राई मिथाइल अमाइन। ये ट्राई मिथाइल अमाइन, ये ट्राइसिलेनामाइन। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन दोनों में है, दोनों पर लोन पेयर, बस फर्क क्या है, यहाँ सिलिकॉन है तो यहाँ कार्बन है, बस इतना ही फर्क है। ध्यान से देखो, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है ना, वैकेंट डी है, तो और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे डेंसिटी, तो निश्चित इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई से लो डेंसिटी की तरफ। पानी ढलान की तरफ जाता है, ठीक है? तुम एक गिलास पानी जमीन पे गिराओगे, जहाँ ढलान मिलेगी पानी सरक जाएगा। तुम कहोगे नहीं इधर से घूम के जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो उधर ही जाएगा जहाँ ढलान मिलेगी। बोलो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा जहाँ ढलान होगी, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। अच्छा, इसका लोन पेयर चला गया इसके डी में, लोन पेयर पी का गया सिलिकॉन के डी में और बनाया डबल बॉन्ड, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पी पाई डी पाई। अच्छा, इस बॉन्डिंग से असर पड़ जाएगा इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पर। क्या इसका लोन पेयर मिट जाएगा? तो यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी क्या हो गई? कम। अब बताओ कौन ज़्यादा बेसिक है, ए या बी? हाँ, ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर तो गया, डी में चला गया। अच्छा, हाइब्रिडेशन में क्या काउंट करते हो? सिग्मा, लोन पेयर, पाई, सिग्मा और बताओ इसमें कितने सिग्मा लोन पेयर? कितने सिग्मा लोन पेयर? खत्म, लोन पेयर गया, लोन पेयर तो पाई में चला गया। जब केवल सिग्मा ही रह गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इसमें तीन सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ये sp3 है, ये sp2 है। हाँ, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लैनर, ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। अच्छा, इसमें एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल पर असर आएगा। बता, लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल करता है ना, और जब लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल करेगा तो बॉन्ड सिकुड़ जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा कि बॉन्ड पेयर? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है, तो ये लोन पेयर जब बॉन्ड को रिपेल करेगा तो बॉन्ड क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो बताओ बीच का एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। जबकि यहाँ कोई लोन पेयर, इसका एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसमें बॉन्ड एंगल कम। बोलो समझ में आ रहा है? याद रखना, जिसमें लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी, बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा।
तो इसका असर पड़ गया हाइब्रिडेशन पर, इसका असर पड़ गया शेप पर, इसका असर पड़ गया बॉन्ड एंगल पर, और असर पड़ गया बेसिसिटी पर। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, इसमें हाइब्रिडेशन क्या था? sp2। इसमें हाइब्रिडेशन क्या था? sp3। अच्छा, इसमें s का परसेंटेज कितना आएगा? 25%। इसमें s का परसेंटेज 33%। बताओ इसमें s का परसेंटेज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी वो लोन पेयर को पकड़ा भी रहेगा, किसी को और को देगा भी नहीं, तो बेसिसिटी क्या होगी? कम हो गई। बात तो फिर वही आई घूम फिर के। मतलब बात को इधर से नहीं दूसरे एंगल से समझ लो, क्योंकि होता है एग्जाम में ऑप्शन बदल बदल के जाए, क्वेश्चन वही रहता है, ऑप्शन बदल देता है। समझ में आया? तो मतलब तुम बेसिसिटी को एस करेक्टर से भी निकाल सकते हो, जिसमें एस का परसेंटेज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, और जो टाइटली होल्ड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन किसी को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसकी बेसिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया? हाँ 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 हाँ। तो pf3 में फास्फोरस का लोन पेयर चला गया, वैकेंट डी में गया। हाँ हाँ, ऐसे नहीं, जो है वही बताओगे अब, जो हमारा जो आंसर आ रहा है वही ना बताओगे अब। हाँ, bf3 sp2 है, लोन पे पाइप देने के बावजूद भी हाइब्रिडेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो पाइप बन रहा है ना। बोलो बताओ bf3 में, ये बताओ। हाँ हाँ, pf3 में इसमें फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया है ना। बोलो, तो इसकी वजह से तो इसके हाइब्रिडेशन में कोई फर्क थोड़ी आएगा। हाँ, जब ये अपना लोन पेयर दिया होता तो बात अलग होती। हाँ हाँ, तब अच्छा, सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? जिस मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बोलो, कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, उसकी सॉल्बिलिटी पानी में कम होगी, और वो कंपाउंड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। बोलो, और जो कंपाउंड कोवलेंट होगा उसमें डायरेक्शन कैरेक्टर होगा, तो निश्चित मॉलिक्यूल का शेप आएगा, और आयनिक कंपाउंड में शेप नहीं आएगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन कैरेक्टर होता है ना, एक दिशा होती है ना, जबकि आयनिक में दिशा क्यों होती? कोवलेंट दिशा। कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों होता है? क्यों दिशा होती है? क्यों शेप? दिशा है तभी तो शेप है, दिशा है तभी तो शेप है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों आता है? वो तो ठीक है, शेयरिंग के बाद बॉन्ड में दिशा क्यों आ जाती है? दिशा मतलब एक फिक्स डायरेक्शन से ही बॉन्ड बनता है, तभी तो शेप डिफाइंड होता है, लीनियर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसमें दिशा क्यों आती है? इसका आंसर है सेम एक्सिस के एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं। जब भी बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग से, तो शेयरिंग के दौरान ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? जब आप सेम एक्सिस के एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, px px से ही ओवरलैप करेगा, py py से ही करेगा, pz pz से करेगा, कभी px py से नहीं करेगा, py pz से नहीं करेगा, px px से ही करेगा। तो बताओ x x एक्सिस, इसका भी x उसका भी x, जैसे समझो कि 3 एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, px ये क्या होगा? py, ये होगा pz। मतलब एक एटम हुआ, दूसरा एटम नजदीक आ रहा है इसके, ये भी वही होगा x एक्सिस, y एक्सिस, और ये होगा z एक्सिस। जब भी बॉन्ड बनेगा तो px px से ही ओवरलैप करेगा, कभी भी px pz के साथ py से ओवरलैप नहीं करेगा, ये फिक्स है। क्योंकि सेम एक्सिस के एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, जिस वजह से जो भी बॉन्ड बनता है उसमें एक दिशा आ जाती है, क्योंकि सेम एक्सिस चल रही है, एक्स 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 एक्स, या तो वाई 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 चलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन है, क्यों? बिकॉज सेम एक्सिस के एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, कभी px py से ओवरलैप नहीं करेगा, py pz से ओवरलैप नहीं करेगा, px px से ही करेगा। अब तुम्हारे सामने ओवरलैपिंग करके दिखा दिया, मान लो एक ऐसे दिखा दिया, एक पेपर में ऑप्शन कैसे आएगा? देखो, एक ऑप्शन ये दिखा दिया और एक ऑप्शन ये दिखा रहा है, और एक ऑप्शन ये दिखा रहा है।
देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, विच इज द करेक्ट? जवाब ये करेक्ट है और ये गलत है। सेम एक्सिस के ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तब जाकर के सिग्मा बॉन्ड बनता है। और चूंकि सेम एक्सिस के ओवरलैप कर रहे हैं तो एक दिशा आ गई, मतलब पी एक्स पी वाई से करेगा ही नहीं, एक्स से ही करेगा। एक डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन। तो जब कोई चीज़ डिसिप्लिन मैनर में चलेगी तो सब सिस्टम में बन जाएगा, एक डिफाइंड शेप हो जाएगा। बोलो समझ में आया? फिर कहोगे ऐसा क्यों, सेम एक्सिस के ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों ओवरलैप करते हैं? पी एक्स से ही क्यों करता है, पी एक्स पी वाई से क्यों नहीं करता? जवाब, जब भी शेयरिंग होती है, देखो शेयरिंग तभी होती है, बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो। हमारा कोई भी रिलेशन किसी के साथ बनता है जब सामने वाले में अच्छाइयाँ ज़्यादा बुराइयाँ कम दिख रही है। जब बुराइयाँ ज़्यादा दिखेंगी, अच्छाइयाँ कम दिखेंगी तो उसके साथ मेरी दोस्ती, बॉन्ड नहीं बनेगा। बोलो होता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी है, दो एटम जब नज़दीक आते हैं तो उनके बीच दो फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। लेकिन बॉन्ड कब बनता है? अट्रैक्शन ज़्यादा, रिपल्सन। अब देखो मान लो सेम एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, ये है न्यूक्लियाई, ये ए का न्यूक्लियाई, सेम एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं दोनों एटम, एक्स एक्सिस, होगा क्या? ध्यान से देखो, ये इसका न्यूक्लियाई इसके न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। अच्छा, इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इसके न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, लेकिन सेम दोनों के न्यूक्लियस के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो मतलब इन दोनों के बीच रिपल्सन भी काम कर रहा है और अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। लेकिन बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्सन कम होगा, और ये तभी संभव है जब सेम एक्सिस पर रहेंगे तब। ऐसा क्यों? जब सेम एक्सिस के लॉन्ग रहेंगे तो ऐसे केस में जहाँ ये शेयरिंग हो जाएगी, ऐसे केस में न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन की दीवार खड़ी हो जाएगी। बताइए, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये न्यूक्लियाई इस न्यूक्लियाई को देख नहीं पाएगा, न ये न्यूक्लियाई इसको देख पाएगा, बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इन न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन कम, अट्रैक्शन ज़्यादा, और बॉन्ड बन जाएगा। और यदि अपोजिट एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, मान लो यहाँ शेयरिंग हो रही है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यदि अपोजिट एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो एक एटम का न्यूक्लियाई दूसरे एटम के न्यूक्लियाई को तिरछी नज़र से देखने लग जाएगा, जिस वजह से रिपल्सन ज़्यादा, अट्रैक्शन और बॉन्ड नहीं बनेगा। बात समझ में आया? तो बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्शन ज़्यादा, रिपल्सन कम, और ये तभी संभव है जब सेम एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे। और जहाँ सेम एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन की दीवार खड़ी हो जाएगी, और इस दीवार की वजह से न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन कम, अट्रैक्शन ज़्यादा, और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, कोई डाइपोल की बात करें। डाइपोल कैसे निकल, डाइपोल क्या है? व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल है चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। हाँ, जिस मालिक्यूल में चार्ज देखे समझो डाइपोल है। कोई भी मालिक्यूल, तो अमोनियम आयन दे दिया, पता इसमें तो चार्ज है तो डाइपोल तो है ही है। लेकिन कुछ न्यूट्रल मालिक्यूल भी होते हैं, उसमें भी डाइपोल होता है। तो किसी न्यूट्रल मालिक्यूल में डाइपोल खोजना है कि पोलर है कि, तो कैसे खोजेंगे? चार्ज में तो डाइपोल होता ही है, आयनिक कंपाउंड है तो चार्ज तो है ही, उसमें डाइपोल तो होगा ही, सोचना ही नहीं उसमें तो। लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं, अनचार्ज, उसमें भी डाइपोल होता है। उसको कैसे खोजेंगे? जवाब, डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वहाँ मैग्नीट्यूड भी देखा जाएगा, चार्ज भी देखा जाएगा, डिस्टेंस भी देखा जाएगा, और बॉन्ड का डायरेक्शन भी देखा जाएगा, शेप भी देखा जाएगा। सारी बातों को लेकर के हम मालिक्यूल का डाइपोल निकालते हैं जब मालिक्यूल न्यूट्रल है तो। और चार्ज है तो सोचना ही नहीं, तब तो वो डाइपोल है ही। जैसे NaCl में देखो Na+Cl-, इसमें तो चार्ज है ही, तो डाइपोल है ही पोलर। अब मान लो कर दिया HCl है या H2 है, नाइट्रोजन है, CO है। अब बताइए, तो मालिक्यूल में कहीं चार्ज तो दिख नहीं रहा है। ऐसे केस में हमको क्या करना होगा? चार्ज भी देखना है, डिस्टेंस भी देखना है, और ये होगा मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन भी देखना है, बॉन्ड का डायरेक्शन, मालिक्यूल का शेप। क्योंकि डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, कोई मालिक्यूल डायटॉमिक है, 2 एटम का मालिक्यूल है,
जैसे मान लो हाइड्रोजन, बताओ दो एटम का मालिक्यूल है, दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, जिस ताकत से ये खींचेगा उस ताकत से ये भी खींचेगा, तो जब दोनों बराबर ताकत से खींचेंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, और जब चार्ज जीरो तो डाइपोल भी जीरो। इसका मतलब होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक है तो डाइपोल जीरो रहेगा, लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर रहा तो HF, HCl, HBr, HI। अब उस केस में बताओ यहाँ डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का। हाँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो चार्ज की इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा, तो चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल भी। और यहाँ चार्ज डिस्टेंस पर डोमिनेट रखता है, चार्ज ज़्यादातर केस में डिस्टेंस के ऊपर डोमिनेट है, कभी कभी डिस्टेंस भी डोमिनेट होता है, वो अपवाद के केस में हम लोग लिखवा देते हैं कॉपी पे, लेकिन ज़्यादातर केस में चार्ज डोमिनेट रहेगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा उसका चार्ज ज़्यादा, उसका डाइपोल ज़्यादा। ये तो हो गया डायटॉमिक मालिक्यूल में। तो डायटॉमिक मालिक्यूल का जो डाइपोल है वही इस बॉन्ड का मूवमेंट है। हाँ, पता फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो मूवमेंट क्या होगा, इसका इस साइड होगा। वेक्टर डाइपोल कैसे दिखाएंगे, वेक्टर से, तो इसकी दिशा होगी इस तरह, उधर दिखाएंगे जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल है, तो पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल से अमोनिया, 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 हाँ बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है यार ना। केमिस्ट्री में डाइपोल का डायरेक्शन वहाँ दिखाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, बताओ यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, डायरेक्शन इधर चलेगा। अच्छा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो डायरेक्शन होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। बताओ तीन वेक्टर इधर चल रहे हैं और ये भी ऊपर चल रहा है, तो निश्चित है कि मूवमेंट इधर होगा। सारे वेक्टर का एडिशन कर दोगे, क्या ये कभी कैंसिल होगा, नहीं ना कैंसिल होगा। सारे वेक्टर एक दिशा में चल रहे हैं तो निश्चित का डाइपोल मूवमेंट होगा। ये मालिक्यूल हो गया पोलर, डाइपोल नॉन जीरो पोलर। अच्छा, मान लो जगह BF3 रहता तो BF3 रहता, BF3, बताओ इसमें sp2 है ना, एंगल कितना 120, ये भी 120, ये भी 120, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, इसमें फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरान से, तो फ्लोरीन बोरान के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल 120, बताओ रिजल्टिंग क्या होगा, तो इसका भी डाइपोल क्या होगा, जीरो। ये हो गया नॉन पोलर, जिसका डाइपोल जीरो वो नॉन पोलर। तो देखो BF3 नॉन पोलर लेकिन NH3 पोलर। अच्छा, NH3 क्या होगा, पोलर होगा, जबकि यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, बस यहाँ बोरान है, नाइट्रोजन है। हाँ, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर, तो लोन पेयर ना होने से मालिक्यूल सिमेट्रिकल है, को इसमें लोन पेयर नहीं है तभी तो सिमेट्रिकल है, ट्राइगोनल प्लेनर। बताओ इसको तुम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, और जहाँ ये लोन पेयर आ जाएगा तो इस वजह से इसका एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, 120, 109, 107 के आसपास आएगा, बोलो। तो ये अनसिमेट्रिकल है, जबकि ये मालिक्यूल क्या है, और सिमेट्रिकल का डाइपोल हमेशा जीरो होता है, इसका डाइपोल जीरो, इसका डाइपोल जीरो नहीं है, ये पोलर है। अच्छा, कौन ज़्यादा पोलर है, NH3 या NH3, बोलो क्यों NH3? हाँ, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जबकि सेम डायरेक्शन में नहीं है। NH3 में एक लोन पेयर और 3 फ्लोरीन लगे हैं। हाँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो डायरेक्शन का नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, और एक अपवर्ड लो है, तो 3 वेक्टर नीचे, एक वेक्टर ऊपर चल रहा है, मतलब इसमें वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन, और यहाँ वेक्टर का, तो एडिशन होने से इसका नेट वेक्टर ज़्यादा, इसका डाइपोल ज़्यादा, इसका डाइपोल क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल में डाइपोल निकालने के लिए तुमको बॉन्ड एंगल मालिक्यूल का शेप पे ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो। बिना शेप के तुम बॉन्ड डाइपोल नहीं निकाल सकते, क्योंकि डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, मतलब एंगल भी मायने रखता है ना, क्योंकि डाइपोल में एंगल का भी तो रोल होता है, एंगल का भी रोल होता है। अब जैसे तुम्हारे सामने एक रखा है क्लोरोबेंजीन और एक है ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ बताओ डाइपोल किसका ज़्यादा होगा, और एक है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, पैरा, और ये मेटा, ये है 1,
ये है 2, ये है 3, ये 4। किसका डाइपोल सबसे ज़्यादा होगा? इसका होगा। हाँ, इसका डायरेक्शन होगा कार्बन से क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, डायरेक्शन उधर दिखाएंगे जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गया ना, डेंसिटी क्या है? क्लोरीन की तरफ, तो डायरेक्शन होगा कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, मतलब बीच का एंगल कितना? 180। अच्छा, ये कितना है? 60। अच्छा, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन कितना है? 120। हाँ, पता है उसमें एंगल कम है तो डाइपोल, हाँ, इसका डाइपोल सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, 2 के बाद किसका नंबर आएगा? अरे 4 का तो 0 होगा, इसमें कैंसिल हो गया। 2 के बाद बोलो, जवाब 4 का और 1 का सेम होगा, 1 और 4 का सेम आएगा। क्योंकि देखो, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 2 वेक्टर यदि 120 के एंगल पर हैं तो इन दो का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, 120 का एंगल है, तो इनका जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के बराबर होगा। तो बताइए 120 है तो इसका जो रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड आएगा वो किसी एक वेक्टर के, मतलब दोनों का डाइपोल सेम। तो 2 के बाद 1 = 4 आ जाएगा। बोलो, पता है ना 120 पर है 2 डाइपोल वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसी एक वेक्टर के बराबर होगा। तो अच्छा, उसके बाद अब आएगा 4। नहीं, ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा ये होगा 2 और 1 और 4 बराबर हो गया। अब बचा क्या? 3 बचाइए, ये 3 है। नहीं समझ में आया? अच्छा, मान लो हम यहाँ इस रिंग पर मान लो हम क्लोरीन लगाएं और यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगा दे, तो अब बोलो, अब बताओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लोरीन का -I पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, ये ग्रुप डोनेट करेगा, दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे। बोलो, और केवल इसको और इससे कंपेयर किया जाए तो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों वेक्टर जुड़ जा रहे हैं। बोलो, क्लियर? अच्छा, मान लो इसी में हमने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दी, अब बताओ क्या होगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। पता है, यह वेक्टर का सबसेक्शन है और यहाँ वेक्टर का, इसका ज़्यादा, इसका डाइपोल कम हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें, अब 0, डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम 2 क्लोरीन लगाएं तब भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम OH लगा दें तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं होगा? 0 होगा ना? हाँ, ओ बताओ, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, यही ना होता है? ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा और, अच्छा, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे, तो जिसमें रिपल्सन ज़्यादा है उसके बीच की दूरी, तो उसके लिए हमको दूर रखना होगा ताकि रिपल्सन कम हो, तनाव कम, स्टेबिलिटी। तो जब इसका लोन पेयर लेफ्ट है तो इसका लोन पेयर हो जाएगा राइट। बोलो, क्लियर? अच्छा, इसमें डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? लोन पेयर की तरफ, इसमें भी होगा लोन पेयर की तरफ। अच्छा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, इसका भी तो खींचेगा। अच्छा, इसका वेक्टर इधर चल रहा है, इसका इधर चल रहा है, बताओ रिजल्टिंग इधर चलेगा, इधर आ जाओ, इसका डायरेक्शन इधर चलेगा, इसका डायरेक्शन इधर चलेगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, रिजल्टिंग चलेगा इधर। अब बताओ, ये मालिक्यूल स्थिर रह पाएगा? किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? ये मालिक्यूल ऐसे घूम जाएगा, ये मालिक्यूल ऐसे घूम जाएगा, मतलब मालिक्यूल में मूवमेंट होगा, और जिस मालिक्यूल में मूवमेंट है समझो उसमें डाइपोल है, मतलब पोलर है। इसमें डाइपोल 0 नहीं है, ये पोलर है। और जब तो नाइट्रो ग्रुप लगाए थे ना, उस समय क्या था? देखो सामने नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो, ये था। हाँ, बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन से,
तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब रिजल्टिंग इधर चलेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, रिजल्टिंग इधर चलेगा। बोलो बताओ, कैंसिल हो गया। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, बताओ एंगल कितना 180, कैंसिल। बोलो अब किसी का मन चल रहा होगा यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो आप बराबर कैसे दिखा रहे हैं? अरे यहाँ पार्शियल डबल है, यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में तो लोन पेयर से घूम रहा है ऐसे। तो हम क्या बोले, डबल की सिंगल? हम कहेंगे यहाँ भी पार्शियल डबल है, यहाँ भी पार्शियल डबल है, वो तो कॉमन हो गया। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमेट्रिकल। बोलो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल। और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। चलो ये भी पकड़ लो, समझ में आया? तो नाइट्रो ग्रुप में तो नॉन पोलर होगा, लेकिन जहां तुमने OH लगा दिया, OH तो पोलर। अच्छा SH लगा दो, SH, बोलो क्या होगा, पोलर, क्योंकि यहां पे भी 2 लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर OH की तरह, ये भी पोलर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर हमने लगाया अमाइनो ग्रुप और यहां पर लगाया नाइट्रो ग्रुप। अब बताओ क्या होगा, 0 होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? हाँ पोलर है। बताओ इसका लड्डू खाएगा रिंग के अंदर, लोन पर रिजोनेंस रिंग में जाएगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है, पता है डोनेटिंग है, और ये क्या है, विड्रॉइंग है, तो दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे। पता है अमाइनो ग्रुप +R डोमिनेट -I के ऊपर, NH2 ग्रुप में +R -I के ऊपर डोमिनेंट है, तो ओवरऑल ये डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा ये क्या है, विड्रॉइंग, ये दे रहा है और ये ले रहा है, एक डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है। बताओ कभी कैंसिल होगा? कभी नहीं कैंसिल होगा, डाइपोल ज़्यादा है, डाइपोल ज़्यादा है। बोलो समझ में आया? तो किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल खोजने के लिए हम वेक्टर करेंगे, वेक्टर लेंगे। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, तुम्हारे सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया, अब पूछ रहा है पोलर है कि नॉन पोलर है। उस केस में क्या करना कि पाई बॉन्ड को पोलराइज करना, पाई बॉन्ड को पोलराइज करके देखना कि जो चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं। यदि चार्ज स्टेबल है तो डाइपोल आ जाएगा, और चार्ज स्टेबल नहीं है तो डाइपोल नहीं आएगा। डाइपोल का मतलब क्या है, चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। चार्ज है तो डिस्टेंस भी होगा तो डाइपोल भी होगा, चार्ज ही स्टेबल नहीं है तो डाइपोल नहीं होगा। सामने देखो, इस पाई बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, इस पाई बॉन्ड को उठा के हम नीचे लाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। बताइए स्टेबल है? ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी। इसमें पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तो बताओ चार्ज सेपरेटेड बाय डाइपोल, पोलर है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अच्छा आ जाओ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ MOT जो है डाई एटॉमिक में लागू होता है, जिसमें 2 एटम होंगे। अच्छा पहले पता पेरोक्साइड लिंकेज आता है, ये भी आता है। तुम्हारे सामने कोई मॉलिक्यूल रख दे, पूछे पेरोक्साइड लिंकेज बताओ, कैसे खोजोगे? पहले बता पेरोक्साइड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? किसी मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? हाँ उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यदि ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू रेंज के बाहर चली गई तो समझो पेरोक्साइड है, पता चल जाएगा। अच्छा कितने पेरोक्साइड लिंकेज है कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, तो उसको कैसे खोजोगे? हाँ नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज खोजना हो तो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ब्रैकेट में रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। किसी मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज कितने हैं, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज खोजना हो तो ये फॉर्मूला है। सेंट्रल एटम कितने हैं, रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बाय 2। अब जैसे तुम्हारे सामने रख दिया H2SO8 रख दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें पेरोक्साइड है कि नहीं। अच्छा ठीक है तो कितने हैं निकालना है। सामने कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और निकालो। हाइड्रोजन का +1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का पता नहीं है, निकालना है कितने सल्फर। अच्छा ऑक्सीजन में कितना चार्ज, -2 मान के चलो। संख्या कितनी है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल,
0, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, +7। और पता है सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है और ऑक्सीजन फैमिली में -2 से लेके +6 तक आता है। बोलो, -2 से लेके +6 तक कैसे आता है? -2 से +6, ये भी देखो, -2 से +6 कैसे आया? देखो सामने, ये सल्फर है। सल्फर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2 3p5, नहीं, 4 6 है ना वैलेंशियल में, 16 ग्रुप है ना वैलेंशियल में, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अच्छा, d खाली पड़ा है, d के सारे कमरे खाली पड़े हैं। किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए कमरे खाली पड़े हैं। कितने कमरे हैं? 1 2 3 5 हो गए, 5 हो गए। अच्छा बताओ, इस समय कितने अनपेयर हैं? 2 अनपेयर हैं। इस समय 2 बॉन्ड बना सकता है। ये ग्राउंड स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसकी कोवलेंसी क्या हो जाएगी? 2। और यदि सल्फर के पास कोई ऐसा आइटम आए जो इसको एक्साइट कर दे, और एक्साइट कौन करेगा? जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। यदि सल्फर के घर में फ्लोरीन आ जाएगा तो सल्फर फ्लोरीन का स्वागत करने के लिए क्या होगा? एक्साइटेड हो जाएगा। तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के डी में, मतलब कितने अनपेयर हो गए? 4। तो अब इसकी कोवलेंसी हो जाएगी 4। अब पहला मॉलिक्यूल क्या बना था? SF2 बना था पहले, अब बन जाएगा SF4। जब शुरू ग्राउंड स्टेट में बना था SF2, एक्साइटेड स्टेट में कितना बन गया? SF4। बताओ, यहाँ सल्फर का +2 है, यहाँ सल्फर का, अच्छा सल्फर के घर में हाइड्रोजन आ गया तो H2S, और यहाँ सल्फर का -2 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से। बोलो क्लियर? अच्छा मान लो और फ्लोरीन इसके घर में आ गया तो फिर ये एक्साइट होकर के वैकेंट डी में जाए। कितने हो गए? हाँ, SF6 बन जाएगा, और यहाँ सल्फर का हो जाएगा +6। तो देखो -2 +2 +4 +6, और इसके बाद और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक्साइट हो ही नहीं सकता, फर्दर कोवलेंसी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए सल्फर की मैक्सिमम कोवलेंसी क्या हो गई? 6। अब मान लो क्वेश्चन आता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवलेंसी डिफाइन करना है, तो कोवलेंसी हम कैसे डिफाइन करें? मान लो क्वेश्चन आता है कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी डिसाइड कैसे होगी, तो जवाब नहीं, तुम हम बात कुछ और कर रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। सिडविक रूल अलग है। हमने ये पूछा कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी दिखा रहा है, तो ये तुम कैसे डिसाइड करोगे इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कैसे डिसाइड होगी? जवाब, उसके S और P में कितने अनपेयर हैं। जितने अनपेयर होंगे उतनी ही शेयरिंग होगी, उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और वही तो कोवलेंसी है। कोवलेंसी मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। शेयरिंग के लिए क्या चाहिए? अनपेयर। तो जितने अनपेयर होंगे S और P के अंदर, जितने भी अनपेयर होंगे वही ना शेयरिंग करेंगे, वही ना बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो किसी भी एलिमेंट की कोवलेंसी डिसाइड होती है उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड है उसके S और P के अंदर, sp वैलेंस शेल में। जितने अनपेयर्ड होंगे उतनी शेयरिंग होगी, उतने कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बोलो बात समझ में आई? किसी भी एलिमेंट की कोवलेंसी डिसाइड करना तो कैसे खोजोगे? उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड हैं। जितने अनपेयर्ड होंगे उतनी शेयरिंग होगी, उतने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वही कोवलेंसी कहलाएगा। बोलो समझ में आया? तो बताओ, इसमें 2 अनपेयर था तो देखो इसमें कोवलेंसी क्या हो गई? 2। इसमें हो गई 2, इसमें हो गई 4, इसमें हो गई 6। क्या कोवलेंसी ऑड नंबर में आई कि इवन नंबर में आई? इवन में। इवन में बनाएगा ऑड में? अच्छा 6 से ऊपर जा नहीं सकता। बताओ यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या है? 7। बताओ ये सही गलत है? गलत है। तो यहाँ रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 7। अब देखो, जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चला गया, बताओ रेंज के -2 से +6, बताओ रेंज के बाहर चला गया ना, मतलब इसके अंदर पेरोक्साइड है। अच्छा ठीक है, पेरोक्साइड कितने पेरोक्साइड लिंकेज है निकालना है। बताओ सेंट्रल एटम कितने हैं? तो यहाँ रखाएगा 2, और रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 7। और करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रेंज का टॉप वैल्यू होता है, टॉप, रेंज का टॉप। बताओ रेंज की टॉप वैल्यू क्या है? 6। सॉल्व करो। हाँ, 2 ब्रैकेट में 7 - 6/2, ये आ गया नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। सॉल्व करो, कितना आया?
हाँ, इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है। खोजने का तरीका ये है। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज होंगे, निकालो जरा। पहले बताओ है कि नहीं पेरोक्साइड? है। जो हाँ कितने पेरोक्साइड लिंकेज बोलो? हाँ, इसमें 2 हैं। सेंट्रल एटम कितना है? 1। इसमें निकालोगे तो +10 आएगा, रॉन्ग आएगा +10 और करेक्ट आएगा +6। निकालो 2 आ जाएगा। इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक। ये है 2 पेरोक्साइड लिंकेज। ये है 2 पेरोक्साइड लिंकेज। बोलो तो किसी मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड है या नहीं? पहली बात है तो कितने पेरोक्साइड? दोनों चीज तुम खोज सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चला गया, पेरोक्साइड है। और नंबर ऑफ पेरोक्साइड खोजना हो तो ये फॉर्मूला। बोलो क्लियर? अच्छा, एमओटी थ्योरी जो है ये हम डायटोमिक में लागू करते हैं। जब 2 एटम होंगे तभी लागू करेंगे। और इस थ्योरी से हम ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया है। हाँ, एमओटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या फ़र्क है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल वैलेंस शेल को काउंट करते हैं, जबकि एमओटी में पूरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? बॉन्डिंग में एडिशनल ओवरलैपिंग होती है और एंटी बॉन्डिंग में सब्सट्रैक्शन होती है। किसकी एनर्जी ज़्यादा है? एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डिंग के लिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन कैसा होना चाहिए? सेम साइन। पॉजिटिव मत रखो, कभी कभी कलर भी कर देता है। या तो सेम साइन प्लस साइन हो या तो सेम कलर का हो। सेम नेचर के हैं तो बॉन्डिंग होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो एंटी बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में कम होती है। बॉन्डिंग में एडिशनल ओवरलैप होता है, एंटी बॉन्डिंग में सब्सट्रैक्शनल ओवरलैप होता है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा। अच्छा, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में कब ज़्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? हाँ, बॉन्डिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और यदि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यदि अनपेयर्ड आ गया, अनपेयर्ड तो पैरा, और नहीं है तो अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एनर्जी डायग्राम में भरोगे। हाँ, तो यदि एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है तो एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है तो एनर्जी होगा क्या? बोलो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, उसके बाद पाई 2py, पाई 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सो ऑन। ये है एटॉमिक नंबर मोर देन 7। अच्छा, 7 या 7 से कम आया तो ये उठ करके आगे आ जाएगा और ये उठ के पीछे, अब बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब तुम क्या करोगे? मॉलिक्यूल के होल इलेक्ट्रॉन को, टोटल इलेक्ट्रॉन को इसमें भरोगे। कैसे भरोगे? एनर्जी ऑर्डर भरोगे। सबसे पहले लो एनर्जी में, फिर अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? हाँ, प्रत्येक मॉलिक्यूल में 2 भरोगे, 2 से ज़्यादा नहीं भरोगे। और जब सेम एनर्जी का आ जाएगा तो एक एक भरोगे, फिर पेयरिंग कराओगे। एक एक भर के पेयरिंग कराओगे, मतलब क्या रूल फॉलो करोगे? हुन रूल की पावली, हुन रूल्स। पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे, यही ना? अच्छा, उसके बाद भरने के बाद यदि अनपेयर दिखा तो पैरा और ना दिखा तो अच्छा, उसके बाद तो बॉन्ड और निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, ये तो स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है और बिना स्टार वाला बॉन्डिंग है। इसमें भरने के बाद हमको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आई तो मतलब क्या? वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आए तो एग्जिस्ट करेगा, सिंगल डबल और ट्रिपल। बॉन्ड ऑर्डर हाफ आए तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बोलो क्लियर? अच्छा देखो, इसमें थोड़ा समय लगता है ना, तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। जल्दी से आंसर निकालना हो, जल्दी से आंसर निकालना हो। मान लो कि उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 से 20 के बीच में आ रही, 16 से 20 के बीच में आ रही, फ्रॉम 16 to 20 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर तुमको जल्दी से निकालना हो तो क्या करोगे? टोटल, हाँ 20 माइनस टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर दो, 20 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये कंसेप्ट कब लगाओगे? जब इलेक्ट्रॉन 16 से लेके 20 में बीच होगा तब। और यदि इलेक्ट्रॉन 8 से 15 के बीच में है तो, यदि इलेक्ट्रॉन 8 से 15 के बीच में है तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 8/2। जल्दी से निकालना हो, समय कम है तो ये है 8 से 15 के बीच ये, और 16 से लेकर 20 के बीच में होगा तो ये। अब जैसे मानो केस आया O2 का, O2 का बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। बताओ ये 16 से 20 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 20 में 16 घटाओ 4, 4 में 2 का भाग दो तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अच्छा O2 माइनस का आया तब तो एक 17 हो गया, तो 20 में 17 घटाओ 3/2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। अच्छा O2 डबल माइनस आ गया तो 16 2 18, तो 20 में से 18 घटाओ 2/2 करो 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। अच्छा मान लो O2 प्लस आ गया, अब 15 हो गया, 15 तो 15 मतलब ये आ गया, अब 15 हो गया ना, 8 दूनी 16 में 1 लाख 15। हाँ तो 15 में से 8 घटाओ, 15 में से 7 घटाओ, 15 में से 8 घटाओ, 7 में से 2 भाग दो, गड़बड़ हो रहा है। हाँ 2.5 आता है इसका। नहीं 2.5 आना चाहिए। 8 से 15 के बीच। नहीं वैसे एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 16 है, इलेक्ट्रॉन कम है ना। अच्छा इसमें लग के देखा जाए क्या आता है, इसमें देख के आता है, रुको देखा जाए। 20 से टोटल, अच्छा पता कितना? 15 है ना, 15। अच्छा इसमें 20 में 15 घटाओ 5/, इसका मतलब एटॉमिक नंबर का लेके चलना है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेके चलना है। हाँ एटॉमिक नंबर लेके चलो, एटॉमिक नंबर बोलो। ये 15 से 20 के बीच में हो। हाँ ये 8 से 14। अच्छा 15 से 20 के बीच में अब आ जाएगा ना। अब इसको 15 से 20 कर लो, 15 से अब सही आ जाएगा। देखो अब आ गया ना। अब बताओ कितना? 16 में से घटाओ 14, 16 में से 15। अच्छा इसमें अब करो 20 में से 15 घटाओ 5/2 आ गया 2.5। अच्छा इसको लो, ये तो हो गया। हाँ अब इसका निकालो जरा, N2 का निकालो। अब तो इसमें आएगा, हाँ कितना है? 3 आ रहा है। अच्छा N2 प्लस का निकालो 2 पॉइंट, और N2 माइनस का निकालो 2 पॉइंट। अच्छा इसका भी 2.5 आ रहा है, इसका भी 2.5 आ रहा है। अब बताओ इसमें स्टेबल कौन ज़्यादा होगा? हाँ जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और ये पता चलेगा इससे तुमको। बोलो क्लियर? वैसे तुम इससे भी निकालो, ये सही है, लेकिन शॉर्टकट है तो इससे निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया? अच्छा हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है जल्दी बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए यदि है, और वो एटम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत उतनी। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का है, इंटर और इंट्रा। हाँ इंटर में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगा, और जब 2 मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन बढ़ जाएगा। एसोसिएशन बढ़ने से उसकी वोलेटिलिटी घटेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये किसकी बात है? इंटर की। इंट्रा में ठीक उल्टा कर दोगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छा जब भी इंट्रा होगा तो ऐसे केस में एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में होगा। सेम मॉलिक्यूल के जब 2 एटम के बीच में होगा तो रिंग बन जाएगी। इसको क्या बोलेंगे?
ऑसिलेशन तभी है जब रिंग 6 या 5 हो। 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 5 मेंबर। बोलो बात सुनिए कि नहीं? समय हो गया, फर्स्ट से पेपर ले लो, समय हो गया।